नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 12/9/2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं जीके जीएस एवं करेंट का डिस्क्रिप्शन करता हूं तथा जितने भी करेंट हैं सभी का अपडेट देता हूं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत के कम कार्यात्मक होने से कुअवशोषण विकार, मतलब छोटी आंत अगर कम क्रियाशील रहेगी तो कुअवशोषण मतलब खराब अवशोषण का विकार हो सकता है, जिससे दस्त हो सकती है, कुपोषण हो सकता है, खराब पोषण, वजन घट सकता है। इस विशेष स्थिति को डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस विशेष स्थिति को लघु आंत्र संलक्षण शॉर्ट बॉयल सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों, छोटी आंत के विषय में पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई 7 से 7.5 मीटर तक होती है और चौड़ाई करीब 2.5 मीटर होती है। इसको याद रखिएगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। भोजन पचाना और पोषक तत्व का अवशोषण यह छोटी आंत का प्रमुख कार्य है। दोस्तों, एक देखिए डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के भी नाम से जाना जाता है। और इस दूसरा ऑप्शन से प्रमुख बीमारी होता है बौनापन हो जाता है, चेहरा फ्लैट हो जाता है और जीभ में उभार आ जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख कार्य बताइए या फिर बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। दोनों में से एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध वादक हैं। क्या है दोस्तों? तो अल्लाह रखा बराबर पूछा जाता है और जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो इसको तुम याद ही रखना है। बीना वादन के क्षेत्र में अगर नाम ले तो बीना वादन में रुद्र बीना एक होता है, उसके असद अली खान, जो कि बराबर एमटीएस में पूछा जाता है। और मोहन बीना के वादक पंडित विश्व मोहन प्रसाद भट्ट जी हैं। अगर मोहन बीना पूछेगा तो पंडित विश्व मोहन प्रसाद भट्ट बोलेंगे, जबकि रुद्र बीना बोलेगा तो असद अली खान बोलेंगे। सारंगी की अगर बात करें तो अब्दुल लतीफ़ खान जी, उस्ताद बिंदा खान, ये सब सारंगी से रिलेटेड है। बांसुरी का तो आप जानते ही हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जी, पन्ना लाल घोष जी, ये सब बांसुरी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों, 1947 में जो भारत विभाजन हुआ था और उस त्रासदी को दिखाने के लिए ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन जो पाकिस्तान गई उसकी स्थिति का वर्णन किए हैं काल्पनिक रूप से खुशवंत सिंह के द्वारा। पूछेगा ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। किसके संदर्भ में है? तो 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के तौर पे है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर जी लिखे हैं। जबकि अनटचेबल की बात करें तो मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा है। और नार्कोपोलिस जीत थाइल के द्वारा है, जिन्हें 2012 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको मैन बुकर पुरस्कार, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जितने भी व्यावसायिक बैंक भारत में खोले गए उसका आय का मुख्य स्रोत है, ये सीधे ऋण देती है और ऋण पर जो ब्याज इनको मिलता है वही व्यावसायिक बैंक का आय का मुख्य स्रोत है। ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। अगर हम किसी को 100 रुपया दिए और फिर 105 रुपया लौटा के दिया तो 5 रुपया, यही मेरा मेन आय हुआ। तो व्यावसायिक बैंक का आय का मुख्य स्रोत जब जो ब्याज पे राशि दी जाती है तो उसका ब्याज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो दोस्तों, ये कथक के लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ये सब कथक के हैं। कथक कहाँ किया जाता है? तो कथक उत्तर भारत के यूपी में खास करके किया जाता है। दोस्तों, भारत में शास्त्रीय
नृत्यों की संख्या 8 है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य असम का सतारिया डांस है। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में किया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति और बैजंती माला इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। जबकि ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा में किया जाता है। और सोनल मानसिंह, आद्या काकतीवार, ये सब ओडिसी के नृत्यांगना हैं। कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब एग्जाम में पूछता है, कुचिपुड़ी का ही है। ऐसे जितना बताता हूँ जो एग्जाम में पूछता है वही, बेफजूल झूठ मूठ के चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच सीमा निर्धारण का काम पाक जलडमरू मध्य करती है। अगर बोस्पोरस जलडमरू मध्य की बात करें तो यूरोपीय भाग को तुर्की के एशियाई भाग से अलग करती है। तुर्की को 2 भाग में बांटा जाता है दोस्तों। तुर्की के पश्चिमी भाग को थ्रेस कहा जाता है और पूर्वी भाग को अनातोलिया कहा जाता है। तो यही दोनों भाग को बांटने का काम करती है बोस्फोरस जलडमरू मध्य। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के बारे में अगर बात करें तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और डार्डेनल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो तुर्की में है। एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? यानी कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो सभी को पता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारत तो आयरलैंड के संविधान से लिया, आयरलैंड ने किसके संविधान से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया। यह दोस्तों गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक किसे कहते हैं? यह गैर न्यायिक अधिकार मतलब होता है कि जो न्यायालय के जरिए लागू नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान से तो बहुत सारा चीज़ लिया है, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये सब अमेरिकी संविधान से लिया है। प्रस्तावना जो है, भारत में संविधान की प्रस्तावना होता है, वो प्रस्तावना लिया। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, ये जो चौथा ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया है? समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक वगैरह जो होता है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूके से, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है दोस्तों? संसदीय स्वरूप हो गया, 2 सदनीय जो होता है वो लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, कानून का शासन लिया गया, ये सब यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? छोटे छोटे वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग देती है, मतलब पैसा देती है। कौन संस्थान? तब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी बोलते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बार फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसका स्थापना 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय यूपी के लखनऊ में है, इसको याद रखिएगा, यूपी के लखनऊ में है। ये MSME को बढ़ावा देने के लिए खोला गया, माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए किया गया, ताकि भारत का आर्थिक गतिविधि तेज़ी से आगे बढ़े। इसी क्षेत्र में ये तो दोस्तों हुआ छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। भारत में स्टॉक मार्केट को बढ़ावा देने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सेबी की स्थापना हुई दोस्तों। सेबी की स्थापना, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट कीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग, इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए भारत में वो गोवा में हुआ और इसका शुभंकर मोगा रखा गया था। इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर, महाराष्ट्र राज्य रहा। बिहार का बताया हूँ पिछला सेट में भी, सभी सेट को देखते रहिए, रटा जाएगा सब, करेंट उरेंट वगैरह जो भी। बिहार का पोजीशन इसमें दोस्तों 30वां था, ये सब करवा दिया हूँ मैं, इसलिए पिछले सेट को भी देखते चलें।
तो पहला स्थान पे महाराष्ट्र था, इसमें बिहार का स्थान तीसरा पोजीशन पर था। अच्छा, 38वां और 39वां राष्ट्रीय खेल का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। 38वां उत्तराखंड में, यूके, याद रखिएगा उत्तराखंड, और 39वां मेघालय में अनाउंसमेंट हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनटचेबल, जिसको अछूत बोलते हैं, इसके लेखक, उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मुल्क राज आनंद जी हैं जो अनटचेबल के लेखक हैं। जबकि अमिताभ घोष भारत के पहले अंग्रेजी लेखक हैं जिन्हें मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। कौन? 54वां, याद रखिएगा। कब मिला था इनको? 2018 में, तब उस समय चर्चा में थे ये। इनको 2012 में रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लिए मैन बुकर एशिया का अवार्ड भी मिल चुका अमिताभ घोष को। सलमान रुश्दी का तो फेमस रचना है मिडनाइट चिल्ड्रन, और विक्रम सेठ का गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय, बराबर पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? दोस्तों, कोई भी आदमी ऊपर एक फेंक दिया, मान लीजिए गेंद या फिर पत्थर, कुछ भी फेंका, तब क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा, पत्थर गतिज ऊर्जा में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो वो थोड़ा सा ऊपर में रुकेगी, फिर वहाँ से वो नीचे गिरना प्रारंभ होगी। जितना दूर से आप ऊपर पत्थर फेंकिएगा, कहीं पे जाके थोड़ा देर के लिए वो पक्का रुकेगी ऊपर में दोस्तों, फिर वहाँ से नीचे गिरना प्रारंभ करेगी। तो ऐसे में गतिज ऊर्जा जो होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी ऊपर जाके। और बहुत बार इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अभी एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है, न्यूमेरिकल बराबर पूछा जाएगा। उसमें सूत्र लगेगा कि अगर कोई पत्थर को ऊपर हम फेंकते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जब पत्थर 20 मीटर ऊंचाई तक गया और पत्थर का वजन मान लिया जाए 1 kg है, या गेंद का वजन 1 kg है, तो किया गया कार्य W बराबर होगा दोस्तों mgh। एम जहाँ द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, IH ऊंचाई, जितना ऊंचा पत्थर गया। जैसे मान लीजिए 1 kg का गेंद है तो 1 गुना गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड, गुना अगर 20 मीटर ऊंचा पत्थर गया तो 20, तीनों को हल कीजिएगा, किया गया कार्य वही हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये टिस्को का फुल फॉर्म भी है, बराबर पूछता है एग्जाम में, इसको रट लीजिएगा। शुरुआत वर्ष इतना में झारखंड के साक्ची में हुई। तो झारखंड के साक्ची में हुआ दोस्तों 1907 में। इन किनके द्वारा किया गया था? दोराबजी टाटा के द्वारा। दोराबजी टाटा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और 1907 में तो स्थापना हुआ, लेकिन 1911 में ये लौह उत्पादन चालू कर दिया। जमशेदपुर के बारे में पूछा जाता है, ये टाटा में ही साक्ची है, टाटा झारखंड में। तो टाटा को जमशेदपुर भी बोलते हैं क्योंकि जमशेद जी टाटा के सम्मान में जमशेदपुर रखा गया है। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि टाटा या जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी तो आप लोग याद ही किए हुए हैं, लेकिन एक और नाम याद रखिएगा, खरकई। हमको नहीं पता था, एक एग्जाम में मेरा आया था, हम गलत कर दिए थे इसको। खरकई नदी के किनारे भी जमशेदपुर है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे। अच्छा, पूछे भारत में लौह इस्पात उद्योग की सबसे पहली सफल इकाई कहाँ खोली गई? तो 1874 में, इसको याद रखिएगा, 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, कुल्टी वेस्ट बंगाल। भारत में लौह इस्पात उद्योग की पहली सफल इकाई 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है NSAP भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय आदि महोत्सव मनाया गया। अभी उड़ीसा में पहला बार उड़ीसा के भुवनेश्वर से मनाया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और जो है
जनजातीय मंत्रालय और उड़ीसा सरकार तीनों के माध्यम से मिलाया गया। बहुत सारी योजनाएं गृह मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है भारत के नागरिकों को सुविधा देने के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि सम्मान निधि योजना भी चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो इनमें से कौन है जो गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में पूरा लोकप्रिय बना दिए? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये गणेश चतुर्थी को मनाना स्टार्ट किए महाराष्ट्र में। कब से किए दोस्तों? 1893 से। 1893 से, और इसलिए किए क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन था तो लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे। लेकिन धार्मिक भावना से तो किसी का खिलवाड़ नहीं करेगा अंग्रेज, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी को त्यौहार वगैरह मनाने से हम रोकेंगे तो हमारे खिलाफ पूरा जनता हो जाएगी। तो त्यौहार मनाने से रोक भी नहीं सकता है। इस बीच इस फायदा में लोग एक साथ जुड़ जाते थे और किसी भी प्रकार के रणनीति बना लेते थे। यानी राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए ये उत्सव मनाना चालू किए। खुदीराम बोस के बारे में आप लोग जानते हैं, 1908 में इनको फांसी दे दिया गया और सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले ये व्यक्ति कहलाए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी दोनों किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास के मामले में दोनों को पकड़ा गया। उसके पहले खुदीराम बोस ने जो है फांसी उनको दिया गया और प्रफुल्ल चौकी ने खुद को गोली मार ली। लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। और AITUC आप लोग पढ़े होंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसके अध्यक्षता करने का भी इनका श्रेय जाता है लाला लाजपत राय को, पहले अध्यक्ष बने थे। साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार ये भी किए थे, जिस कारण इनको लाठी से मतलब पीट पीट के मार दिया गया। BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक बुक भी लिखे। इसमें उन्होंने 1857 के क्रांति के बारे में वर्णन किया है। इनके सम्मान में पोर्ट ब्लेयर में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उनका नाम बदल के सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2002 में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार डैश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। 1984 में स्थापित हुआ राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कौन सरकार का संस्कृति विभाग देता है? तो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग देता है। अब प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया। सुगम, सु मतलब आसानी से, गम मतलब गाया जा सकने वाला, जैसे फिल्मी गाना हो गया। शास्त्रीय संगीत दोस्तों गाने में थोड़ा कठिनाई होता है। सुगम संगीत के अंतर्गत फिल्मी गाने हो गया, भजन हो गए, ये सब इस क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान भी दिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और राजस्थान में तानसेन महोत्सव भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकरात उत्सव डैश में बुदी गली कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिला अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर नृत्य में भाग लेती है। सुकरात उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है बुदी गली और कलासी नृत्य के साथ। उसमें क्या होता है? तो महिला अपना सिर पर सजावटी बर्तन लेकर नाचती है। उड़ीसा में ये मनाया जाता है। मणिपुर का पढ़े होंगे, लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव, तानसेन महोत्सव, ये सब मनाया जाता है। और नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और ओनम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नागालैंड में तो हॉर्नबिल और ओनम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन में बता दिए थे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य के रानी के रूप में किनको जाना जाता है? गुलाबो सपेरा को।
क्यों? क्योंकि कालबेलिया जो नृत्य है दोस्तों, ये कालबेलिया जनजाति के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में किया जाता है। ऐसे सपेरा नृत्य भी बोला जाता है। तो चूंकि ये तो लड़की हैं, इसलिए मतलब गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य के रानी के रूप में माना जाता है और यूनेस्को के मानव अमूर्त धरोहर के रूप में इसे 2010 में शामिल किया गया है। 2010 में यूनेस्को के मानव अमूर्त धरोहर के लिस्ट में कालबेलिया नृत्य को शामिल कर लिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा दोस्तों टेबल टेनिस खेलती है और ये टेबल टेनिस खेलने में ख्याति प्राप्त हैं और 2020 में खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी ये 2020 में इनको मिल चुका है। शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं और शतरंज खेल की राजधानी के रूप में चेन्नई को जाना जाता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ग्रैंड मास्टर निकलते हैं। पी श्यामल करके भी नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। इसका निर्माण 1632 से प्रारंभ हुआ, करीब 20 वर्षों तक चला निर्माण। इसके वास्तुकार बराबर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के रामबी सुतार हैं, उसी तरह से अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं और ये फारस के थे, फारसी वास्तुकार थे। जबकि ताजमहल का जो गुंबद है उसके वास्तुकार हैं तुर्की के इस्माइल खान। ताजमहल किन किन पत्थरों से मिलकर बना है दोस्तों? तो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना है। बाकी याद रखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का बेटा का हुमायूं नाम था, हुमायूं का बेटा का नाम अकबर था और अकबर के बेटा का नाम जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अकबर दास प्रथा और सती प्रथा ये सब रोकने में भी अहम भूमिका निभाया था। जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम 10 सदस्यों की अनुमति देता है। भारतीय संविधान जून 2023 तक अनुमति देता है कि 550 लोग चुन के आ सकते हैं। ये अनुच्छेद 81 में वर्णित है भारतीय संविधान के, जिसमें कि 530 सदस्य निर्वाचित होके राज्य से, जबकि अधिकतम 20 गो यूटी से आ सकते हैं। अनुच्छेद 331 में ऐसा कहा गया कि 2 गो आंग्ल जो इंडियन होते हैं उनको चुनना है लोकसभा में, लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो 2020 से प्रभावी हुआ उसके अनुसार इन 2 आंग्ल इंडियन के समुदाय को भारतीय लोकसभा में चुनने की अनुमति को ख़त्म कर दिया। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है और इसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जबकि 18वीं लोकसभा ने सर्वसम्मत से नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने दोस्तों, 1938 में और 1939 में। तो 38 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के कारण ये त्याग पत्र 1939 में त्रिपुरी से दे दिए और एक अपना नया पार्टी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए। अच्छा, ये अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब किए? तो 1939 में ही किए। 1939 में किए। कहाँ? कलकत्ता में, इसको याद रखिएगा, कलकत्ता में किए। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान भी इन्होंने संभाली। और भगत सिंह, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को तीनों को एक साथ दिया गया फांसी।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये फेमस किए थे भगत सिंह, जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। इनका एक प्रसिद्ध बुक है जो बराबर एग्जाम में पूछता है भगत सिंह का, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसने लिखा, तो भगत सिंह ने लिखा। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये खुद को गोली मार लिए थे, जब चारों ओर से अंग्रेज से घिरा पाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया। इसे क्या कहा गया? तो दोस्तों, जितने भारतीय उद्योगपति थे, खास करके मुंबई वाले, व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक जो है 1927 में एक संगठन बनाया। उन्हें फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की कंपनी की स्थापना किए, फिक्की संगठन का स्थापना किए। तो इसको याद रखिए, बहुत बराबर एग्जाम में पूछता है कि फिक्की का स्थापना कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य डैश क्षेत्र के निवासियों को लाभ प्रदान करना था। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के निवासियों को लाभ प्रदान करना था। ये 2022 का ही करेंट है। वर्तमान में 2-3 बता दिए। पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब पीएम सूर्य घर योजना पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये सब योजना हर एक सेट में कराता हूँ, इसलिए बहुत सारे सेट में शॉर्ट में निकल जाता हूँ। आम्र वर्षा का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गर्मी में होने वाली पूर्व मानसून जो वर्षा होती है ना, उससे क्या होती है, केरल और कर्नाटक के तट पे वर्षा होती है जो आम को जल्दी पकाने में सहायता करती है। ये जो है पानी पड़ती है कैसे, तो बंगाल के खाड़ी के ऊपर जो बादल होते हैं वो आंधी तूफान के कारण इधर चल आते हैं और केरल और कर्नाटक के तटों पर वर्षा कराते हैं, जिससे वहाँ के आम तेज़ी से पकने लगता है और इसी कारण से उसको आम्र वर्षा कह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया? तो दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में ही हुआ 3 शहर में। उसमें एक नवी मुंबई था, फाइनल हुआ था यहाँ नवी मुंबई में। तो नवी मुंबई में जब फाइनल हुआ तो इसका विजेता दोस्तों स्पेन रहा, याद रखेंगे, और कोलंबिया रनर अप रहा, नहीं उप विजेता रहा। तो इसको याद रखिएगा। फीफा का स्थापना दोस्तों, फीफा का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका स्थापना 1904 में हुआ। ये अब 2-3 करेंट याद रखिएगा आप डेट में। सैफ का अंडर 19 का जो 2024 में चैंपियनशिप हुआ, उसमें भारत विजयी रहा बांग्लादेश को हरा के भारत विजयी रहा। जबकि संतोष ट्रॉफी में, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, आप लोग सब जानते होंगे, कर्नाटक जीता मेघालय को हरा के संतोष ट्रॉफी। और फीफा का महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जो हुआ, उसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा लास्ट में फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो इस कमेंट कीजिएगा प्यारा सा। और फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय।